Hello everyone, welcome back to Mentor Manthan. I hope you all are doing absolutely fine. So yes, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 के साथ एंड फर्स्ट पार्ट में वी हैव कंप्लीटेड ब्लड वेसल्स एंड इंट्रोडक्शन टू सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज ह्यूमन हार्ट, डबल सर्कुलेशन, कैसे हमारा हार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है, वर्क करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें हम कवर करेंगे ईसीजी, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, देन कार्डियक साइकिल एंड जो भी हमारी हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज है. सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड. एंड ऑल्सो अगर आपको ये टॉपिक कभी भी मुश्किल लगता हो, कंफ्यूजिंग लगता हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो आई अश्योर यू कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो बिल्कुल सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. एंड इन केस इफ यू आर हियर कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. So my name is Pooja and I am a biology educator, offline educator basically for the past 8 years, and last month I have started this channel to guide teaching exam aspirants. So as we know कि इस साल KBS, NBS, EMRS and DSSB की examinations होने वाली हैं. So for that I am preparing you all for TGT साइंस एंड जिसमें मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है. सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट EMRS के पेपर के पहले हमारा अप टू 9th एंड 10th लेवल कवर हो जाए. बट साथ साथ वेर एवर आई फील कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे थोड़ा डिटेल में कराना चाहिए, तो आई कवर इट अप टिल 11th स्टैंडर्ड. ऑल्सो क्वाइट अ फ्यू टॉपिक्स जो है अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं. सो फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट, आप चैनल पे उसे विजिट कर सकते हो. एंड येस, थ्योरी के साथ साथ वी डू क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ एवरी सेशन. एंड नेक्स्ट सेशन में हम MCQs कवर करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के. सो येस, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक दैट इज ह्यूमन हार्ट. सो स्टार्टिंग विद सम बेसिक्स, दैट इज आपके हार्ट का वेट कितना होता है. तो मेल्स में, पुरुष में जो एवरेज वेट पाया जाता है दैट इज 300 ग्राम्स, वेरस फीमेल्स में ये 250 ग्राम के आसपास होता है. देन इसके लोकेशन की बात करते हैं. तो देखो, जो आपके लंग्स होते हैं, जैसा कि आप ऊपर वाली फिगर में देख सकते हो, फेफड़ों के बीच की जो जगह होती है उसको कहते हैं मीडियास्टेनम. तो बायोलॉजिकली जो टर्म यूज करी जाती है आपके हार्ट के लोकेशन के लिए, दैट इज हार्ट प्रेजेंट है आपके मीडियास्टेनम में, यानी आपके लंग्स के बीच में जो खाली जगह है वहां पे. एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड, यानी कि ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ होता है, एग्जैक्टली बीच में नहीं होता मीडियास्टेनम में. और यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो, अब जब तुम ऊपर वाली फिगर देखोगे तो जो तुम्हें लेफ्ट लंग लेबलिंग दिखाई दे रही है, एक्चुअली में ये लग रहा होगा कि ये लेफ्ट कैसे, ये तो राइट होना चाहिए. नहीं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमेशा याद रखना है कि जो साइड तुम्हें राइट लगेगी वो एक्चुअली में लेफ्ट होती है, और जो तुम्हें लेफ्ट लगेगी वो क्या होती है, राइट होती है. ठीक, तो इसी तरीके से इस फिगर में जो तुम्हें दिख रहा है कि राइट साइड वाला लंग है, दैट इज नॉट राइट, वो एक्चुअली लेफ्ट वाला है. और लेफ्ट लंग के पास ही, सेंटर से थोड़ा दूर लेफ्ट लंग के पास आपका हार्ट सिचुएटेड होता है इन मीडियास्टेनम. आई होप इट इज क्लियर नाउ. देन अगर शेप की बात करें तो देखो, जो नीचे वाली फिगर है इस तरीके से आपका जो है हार्ट दिखाई देता है, और हम कहते हैं कि ये आपके फिस्ट की साइज का होता है और फिस्ट के आकार का, शेप का होता है. कमिंग टू कवरिंग, अब यार हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो उसके लिए क्या होता है, हम उस चीज़ को कवर करके रखते हैं. लाइक डेली एक्टिविटीज़ में भी, डेली लाइफ में भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हम उसे कवर के अंदर रखते हैं. नाउ हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन योर बॉडी. सो इसलिए हार्ट के आसपास जो है एक डबल लेयर की कवरिंग, एक आवरण मौजूद होता है. इसका नाम है पेरिकार्डियम. द नेम इज पेरिकार्डियम. अब इन दोनों लेयर्स के बीच में ना एक फ्लूइड होता है, यानी कि एक द्रव्य होता है, कुछ लिक्विड सा मौजूद होता है, ताकि वहां पे फ्रिक्शन ना हो सके. ठीक है, फ्रिक्शन समझते हो ना, कि कोई चीज अगर एक चीज से टकराती है, घिसटती है, तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. ठीक, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या है, थोड़ा सा लिक्विड इकट्ठा है. उस लिक्विड का नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ताकि इन दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ना आए. देन बहुत छोटी क्लासेस से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, यानी मैमल्स का हार्ट होता है, स्तनधारी जीवों का, उसके हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं. ऊपर के जो 2 चेम्बर होते हैं उसको हम इंग्लिश में एट्रियम कहते हैं, या फिर हिंदी में आलिंद. और जो नीचे के 2 चेम्बर्स होते हैं उसको कहते हैं हम निलय या फिर वेंट्रिकल. ऊपर वाले चेम्बर्स जो है वो हमारे छोटे होते हैं, नीचे वाले चेम्बर्स जो हैं बड़े होते हैं, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे होगे. ठीक, कि जो नीचे वाला चेम्बर है वो काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू ऊपर वाला चेम्बर. आई होप आपको इस फर्स्ट स्लाइड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. नाउ देखो, अब आता है हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन यानी कि दोहरा परिसंचरण. डबल सर्कुलेशन मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि क्या होता है.
एक्चुअली में जब आपका ब्लड आपकी हार्ट में 2 बारी एंट्री मारता है पूरी बॉडी में चक्कर लगाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशन ना 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पहले पूरा इस डायग्राम से वर्किंग समझ लो, बाद में इसका राइट अप भी आएगा अगली स्लाइड में। तो देखो, आपने पढ़ा है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, दैट्स इट। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल प्रोसेस है जिसमें जो भी खाना आपने खाया वो बॉडी के हर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, ठीक, और उससे एनर्जी या ऊर्जा का उत्पादन होता है। इतना बेसिक हमने पढ़ा है कि जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर टूटेगा और एनर्जी रिलीज होगी एटीपी के फॉर्म में। उसके साथ साथ क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, ठीक। तो अब क्या हुआ? आपकी बॉडी के हर एक सेल के अंदर उसके आसपास जो भी ब्लड है वहां पे, ठीक है, उसमें क्या है? CO2 की मात्रा बढ़ गई और वो ब्लड हो गया आपका इम्प्योर, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर CO2 ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं कि ये इम्प्योर ब्लड है। अब इसके प्योरिफिकेशन या शुद्धिकरण के लिए इसे भेजना पड़ता है लंग्स के पास, जहां से आप हवा इनहेल कर रहे हो और उस हवा के साथ साथ क्या आ रही है? आपकी ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर है। अब जब वो ऑक्सीजन आपकी उसमें मिल जाएगी, ब्लड में मिल जाएगी, तो वो कहलाएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड, ठीक। तो यही काम जो है आपकी, मतलब ये जो गंदा ब्लड है आपका, इम्प्योर ब्लड है, इसको लंग्स के पास भेजने का काम और वापस लंग्स से बॉडी ऑर्गन्स के पास, हर एक बॉडी के सेल के पास भेजने का काम जो कर रहा है वो कर रहा है हमारा बीच में बैठा हुआ हार्ट। यानी कि वो एक पंप की तरह, एक मोटर की तरह काम कर रहा है। अब इस फिगर में आपको कहीं पे भी हार्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको बीच में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जहां पे मेंशन करा हुआ है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। मतलब ये मैंने एक डब्बे वाला, एक बॉक्स वाला हार्ट बनाया है आपको समझाने के लिए कि इन चार को ना आप हार्ट के एक्चुअल 4 चेम्बर्स समझो। ऊपर वाले को हमने क्या कहा था? एट्रियम या आलिंद, और नीचे वाले को कहा था हमने वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स यानी कि निले, ठीक। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड भी मैंने आपको बता दी है कि जो आपको एक्चुअल में राइट लग रहा होगा वो क्या होता है? लेफ्ट होता है। अब चलो आओ पढ़ते हैं इसकी फंक्शनिंग को। नीचे से स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे बॉडी ऑर्गन्स। तो बॉडी ऑर्गन में क्या हुआ? ऑर्गन्स बने आपके टिश्यूज के, टिश्यू बने सेल के, हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन हुई, रेस्पिरेशन से क्या हुआ? वही ग्लूकोज टूटा और ATP प्लस CO2 बनी, ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई, ये ब्लड कहलाएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब भाई इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास पहुंचाना है, ठीक है। इस फिगर में लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को देखना। अब बॉडी ऑर्गन से, ठीक है, सबसे पहले ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपके राइट एट्रियम में जाता है, और राइट एट्रियम में ना जो आपकी वेन इस ब्लड को लेके जाती है उसको कहते हैं हम वेना कावा। ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी, सबसे मेन वेन होती है, ठीक है। जितने भी सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, सारे बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले जाता है ऊपर वाले चेम्बर में, राइट साइड के, दैट इज राइट एट्रियम के अंदर जाता है। लेके जाने वाली वेन कौन है? ठीक है, दैट इज शिरा का नाम क्या है? वेना कावा। अब वेना कावा ना 3 होती है बेसिकली, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? जो ऊपर हो। तो जो आपके ऊपर के बॉडी पार्ट्स है ना, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा लेके जाती है, और जो नीचे के बॉडी पार्ट्स हैं वहां से इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में ब्लड लेके जा रही है, ठीक। तो ये वेना कावा का काम हो गया। अब क्या होता है कि देखो, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो तुम्हारे हार्ट के सेल्स में भी हो रही है, यानी कि वहां पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, वहां पे भी CO2 निकल रहा है। तो तुम्हारे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस राइट वाले एट्रियम के चेम्बर में कौन लेकर आता है? जो वेसल लेकर आती है उसका नाम होता है कोरोनरी साइनस। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कोरोनरी साइनस। इतना समझ आया कि बॉडी ऑर्गन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, ऊपर के बॉडी पार्ट से जो है वेना कावा, सुपीरियर वीना कावा जो है वो लेके गई राइट एट्रियम में, नीचे वाले से इंफीरियर वेना कावा लेके गई, और जो हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वहां से राइट एट्रियम के अंदर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी साइनस जो है वो लेके गया। अब यहाँ तक हमारा ब्लड पहुंच गया राइट एट्रियम में। फिर उसके बाद क्या होता है? अब वो ब्लड जाएगा सिंपली किसके पास? नीचे वाले,
जस्ट उसके नीचे वाले चेम्बर पे, दैट इज राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा। लेकिन वहां पे बीच में तुम्हें टीवी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये टीवी क्या है भाई, यहाँ पे ना एक कपाट, एक दरवाजा मौजूद होता है जिसको कहते हैं वैल्व। नाम तुमने जरूर सुना होगा, ठीक है। ये वैल्व जो है ये कहलाता है ट्राई कपसेट वैल्व। क्यों? क्योंकि इसके ना 3 कप्स जैसे बने होते हैं। नेक्स्ट उस स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी फिगर में। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि लगता है कि ये 3 कप से बने हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्राई कपसेट वैल्व। ठीक, तो जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तब ये ट्राई कपसेट वैल्व आपकी खुल जाती है, और जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तब ये बंद हो गई, ताकि ये ब्लड जो है पीछे ना जाए, बैक फ्लो ना करे, ठीक है, और राइट एट्रियम में ना पहुंचे। अब चलो, ये तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में पहुंचा। यहाँ से अब देखो जो ये ब्लू वाली मार्किंग है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है तुम्हारी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्टली लेके जाएगी अब लंग्स के पास। अब यहाँ पे लंग्स में क्या होगा कि CO2 बाहर एंड ऑक्सीजन अंदर। तो अब तुम्हारा ब्लड जो है यहाँ पर हो गया प्योरीफाई, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बारी मैं ये दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। देखो, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, बॉडी के हर एक सेल के अंदर हुई रेस्पिरेशन की प्रोसेस, जिसमें ATP बनी, साथ में CO2 बना, तुम्हारा ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट के पास, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे ऊपर के बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी सुपीरियर वेना कावा, नीचे के पार्ट से लेके जाएगी इंफीरियर वेना कावा, और हार्ट के अपने सेल्स के अंदर भी तो हुई रेस्पिरेशन, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लेके जाएगी कोरोनरी साइनस, ठीक। राइट एट्रियम से अब ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास, बीच में मौजूद है ट्राई कपसेट वैल्व। वैल्व खुलेगी, ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर वैल्व बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो है डायरेक्टली अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी लंग्स के पास। याद रखना कि जब ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास लेके जा रही है तो यहाँ देखो फिगर में PV लिखा हुआ है। PV का क्या मतलब है? PV कहलाती है हमारी पल्मोनरी वैल्व, यानी कि जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी में तो यहाँ पे भी एक वैल्व मौजूद है, और इसका नाम है PV, यानी कि पल्मोनरी वैल्व, ठीक है। अब लंग्स में तुम्हारा ब्लड गया, CO2 बाहर गई, ऑक्सीजन आई, ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है हर एक बॉडी के सेल के पास जाना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ से क्या होता है, तुम्हारी निकलती है अबाउट लेफ्ट साइड पे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन निकलेगी, ठीक है। इस पल्मोनरी वेन में आ रहा है सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पल्मोनरी वेन एंट्री मारेगी कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि ऊपर के लेफ्ट वाले आलिंद में, ठीक। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। बच्चे, वेंट्रिकल में जब ब्लड जाएगा तो यहाँ पे भी एक वैल्व मौजूद होगी, ठीक है। इस वैल्व का नाम होता है बाइकप्सिड वैल्व या फिर मिट्रल वैल्व, दोनों ही एक ही वैल्व के नाम है। इसको बाइकप्सिड क्यों कहा, क्योंकि इसमें 2 कप्स मौजूद होते हैं, ठीक। तो बाइकप्सिड वैल्व और मिट्रल वैल्व, ये खुलेगी और अब आपका ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया तब आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी जिसका नाम होता है अयोटा, ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे बॉडी के हर एक सेल, हर एक ऑर्गन के पास अयोटा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई। बट यहाँ पे भी एक वैल्व मौजूद है। जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में आएगा तो यहाँ पे जो वैल्व मौजूद है उसको कहते हैं हम AV, यानी कि आयोटिक वैल्व, ठीक। शॉर्ट में लिखा हुआ है AV, मतलब आयोटिक वैल्व। एक बारी मैं दोबारा से ये वाला सर्कुलेशन एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लाने वाली जो हमारी मेन वेन है, दैट इज पल्मोनरी वेन, ये लेकर आएगी लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड आने के बाद आपकी मिट्रल या बाइकैप्सिड वैल्व्स ओपन होंगी, ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आपकी आयोटिक वैल्व ओपन होगी और ब्लड जाएगा आपकी मेन आर्टरी बॉडी की, दैट इज अयोटा में, और अयोटा जो है वो बॉडी के हर एक ऑर्गन्स के अंदर आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। तो ये था हमारा पूरा डबल सर्कुलेशन। अब ना 3 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, कि जो तुम्हारी ये TV और MV यानी ट्राइकप्सिड वैल्व, मिट्रल वैल्व जिसका दूसरा नाम बाइकप्सिड होता है, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, AV वैल्व्स, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व। लिख लेना इसको अपने नोट्स में, ट्राइकप्सिड वैल्व और बाइकप्सिड वैल्व यानी कि मिट्रल वैल्व को मिला के हम कहते हैं AV वैल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स, ठीक। और जबकि PV पल्मोनरी वैल्व और AV यानी आयोटिक वैल्व को मिला के हम क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वैल्व्स। 2 पॉइंट्स ये हो गए।
तीसरा पॉइंट आता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पल्मोनरी सर्कुलेशन बताओ या फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बताओ। सिस्टमिक, तो देखो पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि वो सर्कुलेशन जिसमें आपके लंग्स की इन्वॉल्वमेंट है। अब लंग्स क्या कर रहा था, दो चीज कर रहा है। एक बारी तो क्या हो रहा है कि लंग्स हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है, ठीक है, पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के पास। और एक बारी क्या हो रहा है कि आपका जो राइट वेंट्रिकल है नीचे वाला, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स के पास, ठीक। तो इन दोनों में क्या हुआ, एक बारी लंग्स से ब्लड लिया और एक बारी लंग्स को दिया। तो ये वाला जो सर्कुलेशन है इसको कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। जबकि इसके ऑपोजिट, जब यहाँ से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, मेन आर्टरी आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी ऑर्गन्स के पास लेकर आती है, तो ये क्या हुआ, ये आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है, ठीक। यानी कि जिसमें आपके हार्ट की इन्वॉल्वमेंट थी और बॉडी ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट थी, यहाँ पे लंग्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एंड देन बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा वापस आपके हार्ट के पास लेकर जा रही है राइट एट्रियम में। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन हो रहा है वो आपके हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में हो रहा है। एक बार हार्ट ने बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड दिया और फिर बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के पास आया, तो ये वाला सर्कुलेशन कहलाता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये थी पूरी की पूरी कहानी आपके डबल सर्कुलेशन की। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जो है हम इसका राइट अप देखते हैं। सो देखो, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में वर्बली समझाया डायग्राम के थ्रू, सेम चीज अब बस इसको स्टेप वाइज लिखी हुई है। डबल सर्कुलेशन क्या है, ह्यूमन हार्ट दोहरा परिसंचरण शो करता है। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से जो है वो आपके सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा लेके जाती है राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। तीसरे स्टेप में वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और ट्राइकप्सिड वाल्व्स खुलती हैं। चौथे स्टेप में क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और पल्मोनरी आर्टरी उसको लेके जाती है लंग्स के पास। इस वाले डायग्राम में भी सेम वही चीज एक्सप्लेन करी हुई है, बस वो वाला जो डायग्राम था वो इजी करके बताया हुआ था सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। देन कम्स योर स्टेप नंबर 5 कि ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है लंग्स के अंदर, यानी ब्लड में से CO2 बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। देन उसके बाद आपका ब्लड रिटर्न करता है हार्ट में वाया पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस से लेकर आई हार्ट के अंदर लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहाँ पे आपके बाइकप्सिड या मिट्रल वाल्व ओपन होंगे, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आपके पूरी बॉडी के हर एक टिश्यू के पास, किसके द्वारा, आयोटा के द्वारा। आई होप ब्लड सर्कुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार आपने अच्छे से सुन लिया और एक बार इसे रीड कर लिया, सारी जिंदगी याद रहेगा। नाउ वाल्व्स यानी कि कपाट, जितने भी वाल्व्स पड़े हैं एक बार उसको रिवाइज कर लो। ट्राइकप्सिड वाल्व कहाँ होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और बाइकप्सिड या मिट्रल वाल्व जो है वो होता है आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक। यहाँ पे आपको फिगर में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वाल्व। याद रखना बाइकप्सिड का ही दूसरा नाम क्या होता है, मिट्रल वाल्व भी होता है। और इकट्ठे ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वाल्व को हम कहते हैं एवी वाल्व्स। देन आता है हमारा सेमी ल्यूनर वाल्व्स, जिसको SL वाल्व्स लिखते हैं हम शॉर्ट में। सेमी ल्यूनर वाल्व क्या हो गई आपकी, एक तो वो पल्मोनरी वाल्व और दूसरी आयोटिक वाल्व, इन दोनों को क्या कहा, सेमी ल्यूनर वाल्व कहा। पल्मोनरी वाल्व कहाँ पे मौजूद थी, जब आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के बीच, आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड आयोटा में जाता है तो वहां पे मौजूद थी आयोटिक वाल्व। दोनों को मिला के कहा सेमी ल्यूनर वाल्व्स यानी SL वाल्व्स। देन एक टर्म आती है कॉर्डे टेंडने। यार देखो नीचे वाले चेम्बर्स देखो, वेंट्रिकल्स देखो, इस फिगर में तुम्हें कुछ धागे दिखाई दे रहे, रेशे से फाइबर्स। ये फाइबर्स जो होते हैं इन्हीं का नाम होता है कॉर्डे टेंडने, ठीक। अब इनका काम क्या होता है, ये कॉर्डे टेंडने ना एक तरफ से जुड़े होते हैं तुम्हारी ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वाल्व से। जैसे जो ब्लू वाली साइड है यानी कि राइट साइड है, वहां देखो ये कॉर्डे टेंडने किससे जुड़ा है, ट्राइकप्सिड से। और जो दूसरी रेड वाली साइड है लेफ्ट साइड, वहां पे ये कॉर्डे टेंडने जुड़ा हुआ है आपके बाइकप्सिड वाल्व से, ठीक। तो ये कनेक्ट करता है तुम्हारे इन ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड वाल्व्स को वेंट्रिकल्स निलय के अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं पैपिलरी मसल्स। एक्चुअली में एक मसल होती है जिसको कहते हैं पैपिलरी मसल्स। सो कॉर्डे टेंडने का काम होता है ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड वाल्व को वेंट्रिकल्स के अंदर पाए जाने वाले पैपिलरी मसल से जोड़ना। रीजन बीइंग क्या करता है, जब आपके वाल्व्स क्लोज होते हैं ये,
ठीक है, तो इनको टाइटली होल्ड करके रखता है, जोड़ के रख रहा है, एक तरीके से होल्ड करके बैठा है, क्योंकि अगर ये होल्ड नहीं करेगा तो वो वेल्व्स फिर से खुल जाएंगे और ब्लड क्या होगा, बैक फ्लो कर जाएगा। तो ये इंश्योर करता है कि जो ब्लड का डायरेक्शन है फ्लो का वो एक ही डायरेक्शन में हो और एवी वेल्व्स यानी कि ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वेल्व आपकी अच्छे से क्लोज्ड, फर्मली क्लोज्ड हो। ऑल्सो ये कॉर्डेट टेंडने होते कितने हैं, तो देखो ट्राइकप्सिड वाल्व में 3 कप्स है, ठीक है, तो कॉर्डेट टेंडने में कितने होंगे, 3। और बाइकप्सिड वाल्व में कितने हैं कप्स, 2 हैं, तो यहाँ पे कॉर्डेट टेंडने कितने होंगे, 2। अच्छा, इसके अलावा ना देखो चारों चेम्बर्स ऑफ जो हार्ट है ये क्या है, सेपरेटेड है एक दूसरे से, तो सेपरेशन के लिए इनमें प्रेजेंट है सेप्टा। सेप्टा क्या है, एक तरीके की दीवार। तो जो ऊपर के 2 चेम्बर्स यानी कि एट्रियम या आलंद के बीच का सेप्टा होता है उसको कहते हैं हम इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी कि 2 सेप्टा के बीच में डिवीजन। जो वेंट्रिकल्स के बीच में डिवीजन है या सेप्टा है उसको क्या कहोगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और अगर मैं एक साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल की बात करूं तो उसको क्या कहोगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। 2 अगर एट्रियम के बीच का चेम्बर है मतलब दीवार है तो दैट इज योर इंटर एट्रियल सेप्टम। 2 वेंट्रिकल्स के बीच का है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और अगर एक साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल को लेते हैं तो उसको कहेंगे हम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियक साइकिल या कार्डियक चक्र, यानी कि ये जो चारों चेम्बर्स है ना ये किस सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं। ठीक है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है चेम्बर्स का वो कार्डियक साइकिल कहलाता है। अब याद रखना कि जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं हम सिस्टोल, और जो रिलैक्सेशन के लिए वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं हम डायस्टोल। और एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है आपका 0.8 सेकेंड्स। कितना, 0.8 सेकेंड्स। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 मिनट के अंदर जो आपकी नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल्स होती हैं वो करीब करीब 72 साइकिल्स होती हैं, यानी कि 72 टाइम्स जो है आपका हार्ट बीट करता है। ठीक, अब इस पूरी कार्डियक साइकिल को ना हमने 3 फेजेस में डिवाइड करा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एक है ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकल्स हम किसको कह रहे हैं, एट्रियम को ही कहते हैं, यानी कि आलंद को, कि जिस टाइम पे आपके एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनमें संकुचन होता है। फिर दूसरा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि जिस टाइम पे आपके नीचे के दोनों चेम्बर्स निले या वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक होता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स, कि भाई अब चारों चेम्बर ने बोला कि हमने बहुत काम कर लिया और हम चारों के चारों अब आराम करेंगे, तो उसको कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का होता है। मैंने बताया कि पूरी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है, तो उसमें से आपके जो ऊपर के चेम्बर्स हैं यानी कि एट्रियम वो मात्र 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, बाकी टाइम क्या है, ये रिलैक्स कर रहे हैं। वेंट्रिकल्स की बात करें तो ये 0.3 सेकेंड के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और बाकी 0.4 सेकेंड जो बचा इसमें आपके चारों चेम्बर्स क्या है, रिलैक्स कर रहे हैं। अब ये जो मैंने 3 सर्कल्स बनाए हैं ना, ये तीनों ये बताया है कि इन तीनों टाइम पे यानी कि एट्रिया सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल में क्या क्या होता है। तो देखो सबसे पहले क्या है, हम ऑरिकल या एट्रियल सिस्टोल पढ़ेंगे, यानी कि जिसमें ऊपर के चेम्बर्स क्या है आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब समझो ऐसे, इसको समझने के लिए ना पहले अपना वो डब्बे वाला बॉक्स वाला डायग्राम जो है ना दिमाग में बैठा लेना, तभी ये समझ पाओगे। अगर नहीं याद है तो वापस से वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, रीड करके आओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी तभी ये समझ आएगा। ठीक, तो देखो क्या होता है कि जब तुम्हारे ऊपर के दोनों चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक, इस टाइम पे बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एवी वैल्व्स ओपन होगी आपकी। एवी वैल्व का मतलब ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वैल्व जो है ये दोनों ओपन होगी, और इनके होते ही ब्लड कहाँ एंट्री करेगा, नीचे के चेम्बर्स में, निले में, वेंट्रिकल्स में। तो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एवी वैल्व्स आपकी ओपन होती है, ब्लड एंट्री मारता है वेंट्रिकल्स के अंदर, और कितना परसेंट, सिर्फ 30% वेंट्रिकल्स जो है यहाँ पे फिल होते हैं, बाकी के रिमेनिंग कहाँ होते हैं हम आगे देखेंगे। और इस टाइम पे जो आपकी ग्रेट वेन्स की रूट्स हैं वो क्लोज्ड होंगी। ग्रेट वेन का मतलब क्या हुआ यार, जो लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में और राइट एट्रियम में जहाँ से खून आ रहा था, जहाँ से ब्लड आ रहा था, ठीक है, जो भी वेन्स लेकर आ रही थी वो इस टाइम पे बंद होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो भी खुली होंगी तो क्या होगा, ब्लड बैक फ्लो मार सकता है। तो रूट ऑफ ग्रेट वेन्स जो है वो इस टाइम पे क्लोज्ड है।
सो दिस वॉज योर एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, एवी वैल्व्स खुली, वेंट्रिकल्स के अंदर 30% खून आया, 30% ही भरे हैं मतलब अभी हमारे वेंट्रिकल्स, एंड रूट्स ऑफ ग्रेट वेन्स जो है यहाँ पे क्लोज्ड है। ये खत्म हो गया आपका एट्रियल सिस्टोल। देन उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि अब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे ताकि ब्लड आगे जा सके। ठीक, तो ये होता है 0.3 सेकेंड्स के लिए। अब इस टाइम पे क्या होगा भाई, अब इस टाइम पे वो जो बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वाल्व खुली थी ये होंगी बंद, ताकि वापस से ब्लड जो है ऊपर के चेम्बर्स में ना जा सके। हमेशा याद रखना कि जब भी हार्ट की वाल्व्स बंद होती है तो उस टाइम एक साउंड प्रोड्यूस होती है। जब वाल्व्स खुलती हैं तब कोई साउंड नहीं आती, लेकिन बंद होने पे साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसे याद रखना कि जब दरवाज़ा खुलता है तो अक्सर आवाज़ नहीं आती, लेकिन बंद करो तो दरवाजा आवाज़ आती है ना, तो सिमिलरली तो इस टाइम पे क्या होगा, एवी वाल्व्स हुई बंद। ठीक है, अब थोड़े से छोटे से समय के लिए क्या होता है ना, है ही ये टोटल 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो इसमें भी एक छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है कि जब आपके दोनों वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, और कहीं पे भी ब्लड नहीं जा रहा, सारा का सारा ब्लड कहाँ है, वेंट्रिकल्स के अंदर ही है, क्योंकि ऊपर एबी वाल्व्स भी बंद है। और अब जब वेंट्रिकल के आगे कौन से दो वाल्व्स होते हैं, एक पल्मनरी वाल्व और एयोर्टिक वाल्व। ठीक है, यानी कि तुम्हारे ये दोनों वाल्व्स भी बंद है, तो सिंपली तुम्हारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और दोनों आगे पीछे के दरवाजे बंद है, तो इसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, जो आगे की वाल्व्स थी तुम्हारी पल्मनरी वाल्व और एयोर्टिक वाल्व, जिसको हम इकट्ठे एसएल वाल्व्स कहते हैं, सेमील्यूनर वाल्व, ये ओपन होती है और ब्लड जाता है अयोटा के अंदर और पल्मनरी आर्टरी के अंदर। ये था पूरा का पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद आता है कि अब हम चारों चैम्बर रिलैक्स करेंगे, जिसको कहते हैं हम कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे सेमील्यूनर वाल्व्स यानी पल्मनरी वाल्व और एयोर्टिक वाल्व जो हैं क्लोज होंगे ताकि ब्लड बैकफ्लो ना करे। चारों चैम्बर बड़े आराम से रिलैक्स करेंगे। फिर इस टाइम पे क्या होता है, दोबारा से एवी वाल्व्स खुलती हैं, यानी कि ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वाल्व दोबारा खुली, और इस टाइम पे फिर से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जाता है, और जो इस टाइम पे ब्लड जाता है वो होता है 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग, यानी कि जो पूरे वेंट्रिकल्स में 70% उसकी फिलिंग यहाँ होती है और 30% होती है एयोर्टिक सिस्टोल के अंदर। और जहाँ पे फिलिंग ज़्यादा हो रही है ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होती है, वो फास्ट होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग या ज़्यादा वेंट्रिकुलर फिलिंग कहाँ होती है, तो वो जॉइंट डायस्टोल में होती है और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। एयोर्टिक वाली सिर्फ 30% होती है और वो स्लो होती है। सो दिस वॉज योर एंटायर कार्डियक साइकिल। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया, जैसे एवी वाल्व्स जब क्लोज हुई तो हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई, उस साउंड को हम कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड और उसका नाम होता है लब। और जब यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल में एसएल वेल्व्स आपकी क्लोज होती हैं, तब यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है सेकेंड हार्ट साउंड और उसको कहते हैं हम डब। ठीक, लब एंड डब, लब एंड डब के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये कब प्रोड्यूस होते हैं, कब आते हैं और इनके बीच में कॉमन डिफरेंसेस क्या है, जो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो समराइज करने के लिए एक बारी अगर मैं आपको कार्डियक साइकिल या कार्डियक चक्र बताऊं, तो प्री कार्डियक साइकिल के अंदर 3 हमने पार्ट्स में इसको डिवाइड करा है। टोटल ड्यूरेशन इसका 0.8 सेकेंड का होता है। सबसे पहले होता है एट्रियल सिस्टोल, यानी कि ऊपर के 2 चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एवी वाल्व्स यानी ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड वाल्व ओपन होगी, ब्लड आपका एंटर करेगा वेंट्रिकल्स में और इस टाइम पे जो आपकी ग्रेट वेन्स हैं उनकी रूट्स जो है वो क्लोज्ड होगी। देन उसके बाद आपके एवी वाल्व्स होंगे बंद, इनके बंद होने से पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको कहेंगे हम लब। अब थोड़े से टाइम के लिए वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन एवी वाल्व और एसएल वाल्व दोनों ही बंद हैं, इसको कहते हैं हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। फिर आपकी एसएल वाल्व्स यानी कि पल्मनरी वाल्व और एयोटिक वाल्व जो है वो खुलेगी और ब्लड एंटर करेगा एयोटा और पल्मनरी आर्टरी के अंदर। देन फाइनली आता है आपका कार्डियक डायस्टोल या जॉइंट डायस्टोल जिसको हम कहते हैं। इस टाइम पे वापस से आपके एसएल वाल्व्स क्लोज होंगे, चारों चैम्बर अब रिलैक्स करेंगे। ठीक है, और जब एसएल वाल्व्स क्लोज होंगी तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको कहेंगे हम डब। देन उसके बाद आपकी एवी वाल्व्स यानी ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड वाल्व ओपन होगी, वेंट्रिकल्स में फिर से ब्लड जाएगा और इस टाइम पे जो वेंट्रिकल में ब्लड जाता है वो 70% उसको फिल कर देता है और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। आई होप इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर नाउ। सो नाउ ये आपका राइट अप कार्डियक साइकिल का
तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि कार्डियक साइकिल में एट्रियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जॉइंट डायस्टोल होता है, ड्यूरेशन भी बता दी 0.8 सेकेंड, और 1 मिनट के अंदर 72 अप्रॉक्सीमेटली एवरेज मानी जाती है कि इतनी कार्डियक साइकिल्स होती है, और इसी को हम कहते हैं कि ये आपका क्या है, इतनी बीट्स पर मिनट या इतना पल्स रेट है आपका। देन ना दो टर्म्स आती हैं, एक आता है स्ट्रोक वॉल्यूम और एक आता है कार्डियक आउटपुट। अब देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, the amount of blood pumped out by one ventricle in one heartbeat is called stroke volume। बेसिकली जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि नीचे वाला लेफ्ट साइड का जो तुम्हारा निले है, जहां से फिर अयोटा आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट, वो कितना ब्लड पंप आउट करता है हर एक हार्ट बीट के साथ, यानी कितनी बार वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जितनी बार वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कितना ब्लड पंप आउट करेगा, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू होती है 70 ml। क्या होती है इसकी वॉल्यूम? 70 ml। आम भाषा में सिंपली समझाऊं तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जहां के बाद आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, तो वो एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो इजेक्ट आउट करता है 70 ml ब्लड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एनसीईआरटी में ना स्ट्रोक वॉल्यूम को लेके एक फॉर्मूला गिवन है, जो है ईडीवी माइनस ईएसवी। ईडीवी की फुल फॉर्म होती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और ईएसवी की वॉल्यूम होती है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब देखो ईडीवी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था तब उसके अंदर कितना ब्लड था, तो इट इज़ 130 ml होती है इसकी वैल्यू। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब जब तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट करा, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसने कितना ब्लड बाहर भेजा, वो भेजता है 70 ml, और जो उसके अंदर रह जाता है वो होता है 60 ml। तो ये जो 60 ml है ना, इसी को हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। बहुत सिंपल है, दोबारा बोलती हूँ कि जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था तब उसके अंदर डायस्टोल फेज के अंदर 130 ml ब्लड था, ठीक है। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट करा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद उसके पास बचता है 60 ml ब्लड, यानी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हमने उसको कहा। तो जब तुम इसमें से ईडीवी में से ईएसवी 130 ml में से 60 ml को माइनस कर देते हो, तो निकल कर आता है तुम्हारा 70 ml ब्लड, जो कि वो ब्लड है जो तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला और अयोटा के अंदर गया, और अब वो जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। ये एक हार्ट बीट की बात हो रही है, यही 70 ml कहलाता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कई बार आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये स्पेशली पीजीटी बायो वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर आपको स्ट्रोक वॉल्यूम दे दिया एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दे दिया, ईएसवी पूछ सकते हैं, सिस्टोलिक वॉल्यूम पूछ सकते हैं, या तीनों में से कोई भी दो वॉल्यूम देके तीसरी चीज़ पूछ सकते हैं। बेसिकली आपको स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो समझ आना चाहिए कि जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है एक हार्ट बीट के अंदर, तब वो 70 ml ब्लड जो है वो आगे भेजता है अयोटा में, ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। देन उसके बाद नेक्स्ट एक वर्ड आती है, टर्म आती है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। देखो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। यहाँ बस 1 मिनट की बात होगी, एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड जो है बाहर गया, और एक मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होती है हमारी? 72। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो निकल कर आता है आपका कार्डियक आउटपुट, जिसकी वैल्यू होती है 5040 ml। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको लेते हैं 5 लीटर पर मिनट, ठीक। क्वेश्चन आ सकता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर जिसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर्स पर मिनट, ठीक। लेकिन ये रेस्टिंग स्टेज में, रेस्टिंग का मतलब जब आप आराम से बैठे हो शांति से, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम पे ये कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है, एथलीट्स में सबसे ज़्यादा होता है, एंड जो स्मोकर्स वगैरह होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कम होता है। सो मेन जो इस चैप्टर की कहानी थी, क्रक्स था, वर्किंग ऑफ हार्ट था, वो आपका डबल सर्कुलेशन कार्डियक साइकिल था। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है, देन यू हैव मास्टर्ड द कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट हार्ट साउंड्स जो हमने लब और डब पढ़े, ठीक है, इनके ऊपर डिफरेंस आ सकता है आपको, या इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक देके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ये कौन से हार्ट साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखो लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब आपकी एवी वेल्व्स यानी बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वेल्व बंद होते हैं तब प्रोड्यूस होता है। जबकि डब कब प्रोड्यूस होता है? जब सेमील्यूनर वेल्व्स यानी पल्मनरी वेल्व और एयोर्टिक वेल्व बंद होते हैं तब ये प्रोड्यूस होता है। लब की बात करेंगे तो लब का ड्यूरेशन जो है वो थोड़े लंबे टाइम के लिए होता है, और डब का ड्यूरेशन जो होता है वो शॉर्टर होता है। देन लब की फ्रीक्वेंसी लो होती है और डब की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। लब जो होता है वो थोड़ा लाउड होता है, ठीक है, एंड डब जो होता है शार्प एंड हाई पिच्ड होता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। अगर 1 मार्क 2 मार्क में आता है तो आप इसी तरीके से टेबल बना के लिख सकते हो।
देन नेक्स्ट ना आता है हमारा कि हार्ट कंडक्ट कैसे करता है इम्पल्सेस को। आपको पता है कि हार्ट के अंदर होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, ठीक है। अब हमारा हार्ट ना अपने खुद के कंट्रोल में होता है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कि हमारा हार्ट क्या है, ऑटो रिदमिक है। ये अपना रिदम कि कितनी बार बीट करना है ये खुद सेट करता है। ये ऑटो एक्साइटेबल है, ये अपने अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो खुद जनरेट करता है। तो इसको कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक, अब आपको ये पढ़ना है इन डिटेल। देखो, ये इस वाले डायग्राम में ये जो वैल्यूज है ना, इन पे नहीं जाना तुम्हें। जो जो चीजें मैं बोलूंगी वो इस डायग्राम में देखते जाना। तुमने पेस मेकर के बारे में सुना होगा जरूर, ठीक है, कि ऐसे नोड जो होता है ये हमारा पेस मेकर होता है। या बस इतना तो जरूर सुना होगा कि हार्ट के अंदर एक पेस मेकर नाम की कुछ चीज होती है, और विद टाइम जैसे जैसे एज होते हैं तो कई बार वो खराब हो जाता है, फिर आर्टिफिशियली लगाना पड़ता है सर्जरी के थ्रू। तो बेसिकली आपका जो हार्ट है ना वो बना है, आपको पता है, कार्डियक मसल से। एनिमल टिश्यू में पड़ा था। अब ये कार्डियक मसल ना मॉडिफाई हो जाती है, थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाती है और मॉडिफाई होके बनाती है नोडल टिश्यू। क्या? नोडल टिश्यू। यही नोडल टिश्यू जो है ये आपके पूरे हार्ट को चलाता है। अब इस नोडल टिश्यू का एक छोटा सा पैच, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा मौजूद होता है तुम्हारे राइट एट्रियम के, यानी कि जो ऊपर वाला चेंबर है राइट साइड पे, ठीक, उसके राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में, ऊपर की तरफ राइट कॉर्नर में देखो लेबलिंग दी हुई है जिसको कहा है एसए नोड। एसए की फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियल नोड। भाई तुम्हारा एसए नोड ही डिसाइड करता है कि तुम्हारा दिल कितनी बार धड़केगा। अगर तुम्हें डर लग रहा है, ठीक है, और तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो गई है, तो एसए नोड ने डिसाइड करा मैंने तो 100 बार ही धड़कना है। सिमिलरली अगर तुम नॉर्मली चिल होके बैठे हो तो उस टाइम पे तुम्हारी हार्ट बीट नॉर्मल होगी। ये भी एसए नोड डिसाइड करेगा। अब एसए नोड का ना एक भाई होता है, एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये एवी नोड प्रेजेंट होता है इसी राइट एट्रियम में लेफ्ट साइड पे, जहां पे आपका इंटर एट्रियल सेप्टम है। देखो फिगर में एक डॉट है ना बिल्कुल इंटर एट्रियल सेप्टम पे, दैट इज योर एवी नोड। ठीक, तो ये प्रेजेंट है आपका कहाँ पे? राइट साइड पे। याद रखना कि लेफ्ट और राइट जो है ऑपोजिट दिख रहा होगा तुम्हें। जो तुम्हें राइट लग रहा होगा वो एक्चुअल में लेफ्ट है, और जो लेफ्ट लग रहा होगा वो एक्चुअल में राइट है। ऑल्सो ये इंटर एट्रियल सेप्टम याद है ना क्या होता है? दो एट्रिया ऊपर के चेंबर्स जो आलिंद है उनके बीच की दीवार जो है उसको कहते हैं। अब ये जो आपका एवी नोड है आगे सिग्नल भेजता है एवी बंडल के पास। अब फिगर में एवी बंडल तो नहीं लिखा, लेकिन तुम्हें लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस जरूर दिख रहा है। तो एवी बंडल ना इस तरीके से लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में, शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। लेफ्ट वाला जाएगा आपके लेफ्ट साइड में, राइट वाला जाएगा राइट साइड में। ठीक, और ये एंटर मारेगा किसके अंदर? वेंट्रिकल्स के अंदर। अब सिग्नल कहाँ पहुंच गया? तुम्हारे वेंट्रिकल्स में। एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ चुका है कि कितनी बार धड़कना है। ठीक, अब ये जब बंडल्स लेफ्ट और राइट बंडल, ठीक है, ये नीचे की तरफ जाएंगे वेंट्रिकल्स में, तो ये पूरी तरह ना स्प्रेड हो जाएंगे परकिंजी फाइबर्स के फॉर्म में। जैसे ये रेशे दिख रहे हैं ना, परकिंजी फाइबर्स, ठीक है। और इस तरीके से आपके पूरे वेंट्रिकल्स को जो है सिग्नल मिल जाएगा कि अब हमें कॉन्ट्रैक्ट होना है, और इस तरीके से आपके हार्ट की पूरी फंक्शनिंग होती है। एक बारी सिंपली अगर मैं रिपीट करूं, सबसे पहले आपका एसए नोड होता है। एसए नोड सिग्नल भेजता है किसको? एवी नोड को। एवी नोड जो होता है वो भेजता है आगे एवी बंडल को। एवी बंडल डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट के अंदर, ठीक है, और फिर ये लेफ्ट और राइट बंडल जो है पुरकुंजे फाइबर्स बना देती हैं, जो कि आपके पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर यानी नीले के अंदर फैल जाते हैं और इनको सिग्नल देते हो, और इस तरीके से आपके हार्ट की फंक्शनिंग होती है। ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, जैसे एसए नोड को हमने कहा था पेस मेकर, इसी तरीके से एवी नोड को हम कहते हैं पेस सेटर ऑफ हार्ट। ओके, देन एक वर्ड आता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के अंदर आपका एवी बंडल यानी कि लेफ्ट एंड राइट एवी बंडल, वो प्लस आपके पुरकुंजे फाइबर्स दोनों आते हैं। सो अगर 1 मार्क क्वेश्चन में आए कि बंडल ऑफ हिस के अंदर क्या क्या आता है, हो सकता है वो ऑप्शन में एसए नोड भी दे दे, एवी नोड भी दे दे। नहीं, एसए नोड और एवी नोड आपके बंडल ऑफ हिस में नहीं आते। बंडल ऑफ हिस के अंदर आपका पूरा एवी बंडल यानी उसके लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस और पुरकुंजी फाइबर, सिर्फ ये दोनों चीजें आती है। सो आई होप आपको फंक्शनिंग या फिर कंडक्शन ऑफ हार्ट जो है अच्छे से क्लियर है। अब बच गए हमारे छोटे छोटे से बहुत इजी टॉपिक्स। सबसे पहले आते हैं ईसीजी। देखो कई बार देखा होगा कि किसी को अगर चेस्ट में पेन हो रहा है तो डॉक्टर सबसे पहले रेकमेंड करता है कि ईसीजी करा लो। सो बेसिकली ईसीजी है क्या? सबसे पहले तो ईसीजी जो मशीन होती है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हमेशा याद रखना, मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो आपको ग्राफ पेपर पे आपने देखा होगा जो रिपोर्ट मिलती है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें ऑपोजिट है। ईसीजी मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंड जो आपको ग्राफ मिलकर आता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
इसकी डिस्कवरी जो है वो विलियम एंटिओवन ने करी थी 1903 के अंदर। ठीक, नाउ देखो इसमें क्या होता है कि कुछ लीड्स होती हैं या इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, ये ना हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे लगाए जाते हैं। जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है, वो आपको बेसिक स्टैंडर्ड ईसीजी बताई गई है, जिसमें 3 लीड्स जो हैं वो लगाई जाती है। कहाँ? एक तो आपकी दोनों हाथ की कलाई पे यानी कि रिस्ट पे लगाई जाती है, और एक लेफ्ट एंकल पे, ठीक है। तो इस तरीके से एक सर्किट बन जाता है, जैसे ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, एक ट्रायंगुलर सर्किट बन जाता है और आपका हार्ट जो है सेंटर में आ जाता है। ये क्लोज सर्किट बन गया। अब आपके हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, यानी कि कितनी बार आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक से हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड करी जाती है। अब इसकी यूजेस क्या है? देखो यही कि ये आपके हार्ट रेट को देखता है, रिदम को देखता है कि भाई रिदम सही है या नहीं है। दूसरा कि अगर ऊपर नीचे कोई चीज़ आई तो डॉक्टर्स जो है उनको अंदाज़ा लग सकता है कि या तो हार्ट अटैक आ चुका है या हार्ट अटैक आने वाला है। ठीक, सो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के लिए ईसीजी जो है वो यूज करी जाती है। सो बेसिकली इस तरीके की ना कुछ आपको वेव्स या तरंग दिखाई देती है। ठीक, पहली वाली वेव को हम कहते हैं पी वेव, दूसरी वाली वेव जो होती है उसको कहते हैं हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और जो लास्ट वाली वेव होती है उसको कहते हैं हम टी वेव। अब ये तीनों वेव्स ना अलग अलग चीजें डिनोट करती है। सबसे पहले पी वेव ये दिखाता है कि आपके ऊपर के चेम्बर्स यानी कि एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इसके लिए कई बार आपको ऑप्शन में दिख सकता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। कि एट्रियल डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है? बेसिकली डीपोलराइजेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि पहले सिग्नल आया, ठीक है, सिग्नल आने के लिए हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, और फिर आपका एट्रिया यानी ऊपर के चेम्बर्स क्या हुए? कॉन्ट्रैक्ट हुए, और ये दिखता है आपके पी वेव से। देन उसके बाद आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सिग्नल आता है वेंट्रिकल्स के पास, जिसको कहते हैं हम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और फिर आपके वेंट्रिकल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और लास्ट में आती है आपकी टी वेव। टी वेव में होता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी कि सिग्नल गया और अब आपके वेंट्रिकल्स जो हैं वो कर रहे हैं रिलैक्स। ठीक, तो इस तरीके से डॉक्टर्स जो हैं वो ईसीजी देखते हैं, वो वेव्स को देखते हैं। अगर इन वेव्स में कुछ भी गड़बड़ी आई, मान लो पी वेव जो है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी आ गई, ठीक है, क्यूआरएस वेव जो है वो छोटी आ गई, या कहीं पे प्लेन प्लेन लाइंस आई, तो इस तरीके से उनको आइडिया लगता है कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है हार्ट के साथ, एंड वो फर्दर डायग्नोसिस की बात करते हैं। ऑल्सो अगर मान लो ये वेव्स आनी बंद हो गई, ठीक है, और डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आ गई, जैसे कि कई बार आपने मूवीज में देखा होगा कि एकदम से स्ट्रेट लाइन आती है, और जो ये ईसीजी मशीन है उसमें से आवाज आती है एकदम से पी, दैट मीन्स कि द हार्ट हैज स्टॉप्ड वर्किंग, ना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना रिलैक्सेशन हो रहा है, एंड इट इज अ साइन कि द पर्सन इज डेड नाउ। ठीक, तो ये था हमारा ईसीजी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जितने क्यूआरएस वेव्स हैं, यानी कि जितनी बारी हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये बताता है आपके हार्ट रेट को या पल्स रेट को। यानी कि जितनी बार वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे इन अ मिनट 75 टाइम्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका हार्ट रेट क्या है? 75 है। अगर वो 80 टाइम्स हो रहा है तो इस टाइम का आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, इसको हम कहेंगे कि पल्स रेट कितना है? 80 है। तो अगेन 1 मार्क क्वेश्चन बनता है कि ईसीजी की कौन सी वेव आपको पल्स रेट बताती है? सो दैट इज क्यूआरएस वेव जो है वो पल्स रेट बता रही है। आई होप ईसीजी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट कम्स रेगुलेशन ऑफ हार्ट, कि भाई जो आपका हार्ट है वो चल कैसे रहा है। तो एक चीज होती है मायोजेनिक कंट्रोल। मायोजेनिक का मतलब क्या है? कि तुम्हारा हार्ट खुद से काम कर रहा है, वो मसल्स जो हैं हार्ट की, कार्डियक मसल्स जो हैं वो खुद से क्या कर रही हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कर रही हैं, और वो खुद से काम कर रही है। अभी मैंने आपको कंडक्शन ऑफ हार्ट में पढ़ाया कि जो कार्डियक मसल होता है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है और नोडल टिश्यू बना लेता है, एंड देन वो नोडल टिश्यू का एक पैच ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड जो है वो आपका पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यानी विद्युत जो होता है उसको उत्पन्न करता है और ऑटोमेटिकली आपके हार्ट को चलाता है। सो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि आपका हार्ट क्या है? मायोजेनिक हार्ट है, मायोजेनिक कंट्रोल में है। तो सबसे पहले तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट में फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरी बारी हार्मोनल रेगुलेशन। भाई एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़कर आए थे कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो एड्रीनल मेड्यूला जो है आपका रिलीज करती है एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन, और उस टाइम पे क्या होता है? हार्ट रेट आपके बढ़ जाता है। तो दैट मीन्स कि किसी किसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में हॉर्मोन्स का भी काम है, ठीक, एंडोक्राइन सिस्टम भी वर्क करता है और वो हार्ट को रेगुलेट करता है। और इसके अलावा जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे देन यू विल स्टडी अ पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज मेड्यूला ऑब्लंगोटा, ठीक है, और ये आपके हार्ट रेट को रेगुलेट करता है थोड़ा बहुत सिग्नल्स भेज के वाया द नर्व्स। सो दिस इज योर रेगुलेशन ऑफ हार्ट।
देन कम्स डिजीजेस रिलेटेड टू हार्ट, यानी कि हृदय से संबंधित रोग। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज, फुल फॉर्म है इसकी ये सीएडी की। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आर्टरी मेनली आपके हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है वो है कोरोनरी आर्टरी। तो जब तुम बहुत सारा जंक खाते हो, पिज्ज़ा बर्गर छोले भटूरे टाइप चीज़ें खाते हो, तब आपकी इसी आर्टरी के अंदर फैट यानी वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम ये सब चीज़ें डिपॉजिट हो जाती है। अब जैसे समझो कि अगर आपके घर में एक पाइप आ रही है और उसके अंदर पानी आ रहा है, और अगर उसके अंदर गंदगी फंस जाए तो पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा उसके ऊपर, है ना। इसी तरीके से जब आपकी इस आर्टरी के अंदर फालतू की चीज़ें, ये फैट टाइप चीज़ें भर जाएंगी, तब ब्लड जो है वो ईजिली फ्लो नहीं कर पाएगा और उसमें प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब अगला जो हमारा डिजीज़ है डेट इज़ हार्ट अटैक। ये इसी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि अब जब आपका ब्लड बहुत आसानी से फ्लो नहीं कर पा रहा, तो जो आपके हार्ट के मसल्स है, कार्डियक मसल्स, उसके पास क्या है, ब्लड ईजिली नहीं पहुंच रहा और जितना पहुंचना चाहिए सफिशिएंट अमाउंट्स में नहीं पहुंच रहा। इन केस अगर ब्लॉकेज थोड़ी कम है तो आपने सुना होगा डॉक्टर्स कहते हैं माइनर हार्ट अटैक आया है, यानी कि बहुत छोटे से एरिया में आपका जो ब्लड है वो नहीं पहुंचा। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल स्कीमा। ठीक, लेकिन अगर मान लो कि बहुत बड़े एरिया में ब्लड की सप्लाई नहीं हुई, तो दैट कंडीशन इज रेफर्ड टू एज मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन ही हमारे हार्ट अटैक का दूसरा नाम होता है। और अगर वो बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंची, सो इन दैट केस डेथ अल्टीमेट हो जाती है। सो ये थी हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड हार्ट अटैक। देन आता है हार्ट फेलियर। देखो फेलियर का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ जिसका जो काम है वो ना कर पाए तो आप कहोगे वो उस चीज़ में फेल है। ठीक, अब हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, तो अगर वो पंप अच्छे से ना कर पाए एफिशिएंटली, ठीक, तो इस चीज़ को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। देन एराइथीमिया किसको कहते हैं? देखो अभी आप पढ़कर आए हो कि ऐसे नोड जो है वो सेट करता है आपकी हार्ट बीट। अगर ये हार्ट बीट जो है ऊपर नीचे हो जाए या तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, मतलब 1 मिनट के अंदर तुम्हारा दिल 100 बार धड़क रहा है, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। और अगर काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाए, मान लो कि सिर्फ 50 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी चीज़ सही नहीं है। तो जब फास्ट कंडीशन हो जाती है तो हम उसको कहते हैं टैकीकार्डिया, और जब बहुत स्लो हो जाती है हार्ट बीट्स तो उसको कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। और अगर इरेगुलर हो, यानी कभी फास्ट और कभी काफ़ी ज़्यादा स्लो, तो उसको कहते हैं फिब्रिलेशन। ठीक, तो ये सारी कंडीशंस आती है हमारी इराइथीमिया के अंदर, यानी कि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जो है ना वो तुम्हारी बड़ी ऊपर नीचे हो रही है, इरेगुलर हो रही है। देन उसके बाद आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि तुम्हारा हार्ट एकदम से सडनली क्या है, पंप करना बंद कर दे। ठीक, अब ये भी किसकी वजह से होता है, जो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तुम्हारे हार्ट के अंदर की, अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस हुई तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी जन्मजात हृदय रोग। कई बार आपने सुना होगा कि किसी बच्चे के जन्म के साथ ही दिल के अंदर छेद है, तो ये जो हार्ट के अंदर डिफेक्ट्स आते हैं बाय बर्थ, उसको हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। एग्जाम्पल होल इन द हार्ट। या इसके अलावा एक और होता है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, बेसिकली जो भी आपने कोरोनरी आर्टरी डिजीज पढ़ी, जिसमें आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर फालतू की चीज़ें जमा हो जाती हैं और आपके हार्ट के मसल्स तक ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती, तो उस केस में क्या होता है, आपको चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, सो दैट पेन इज रेफर्ड टू एज एंजाइना पेक्टोरिस, एंड ये यूजुअली एल्डरली पीपल और मिडिल एज के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बेसिकली ये ना एक स्पेशल कनेक्शन है तुम्हारे इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में। छोटी आंत और लिवर यकृत के बीच में ये एक स्पेशल कनेक्शन होता है। होता क्या है इसमें कि देखो, तुम्हारी इंटेस्टाइन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसको कहाँ जाना चाहिए था, आइडियली तो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सीधा जाता किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, राइट साइड का जो आलिंद होता है चेंबर में, उसमें जाना चाहिए था। फिर वहां से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। जब तक तुम वो डब्बे वाला डायग्राम दिमाग में नहीं बैठा लोगे और ये सीक्वेंस याद नहीं कर लोगे, तब तक तुम्हें हर एक टॉपिक में डिफिकल्टी आएगी। अब जैसे मैंने फटाफट एकदम से ये चीज़ बोली कि इंटेस्टाइन से जो है ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी लंग्स के पास, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए।
बट यहाँ पे क्या होता है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में, इंटेस्टाइन से जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड निकला, ये डायरेक्टली तुम्हारे राइट एट्रियम के पास ना जाके ये पहले जाता है बीच में लिवर के पास, यकृत के पास जाता है, सो दैट उस ब्लड के अंदर जो भी काम की चीज़ें हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट जो हैं वो उनको लिवर जो है प्रोसेस कर सके, और जो फालतू की चीज़ें हैं जैसे कि जो भी वेस्ट है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो उनको डिटॉक्सिफाई कर सके। तो इन दो चीज़ों के लिए लिवर के पास आपका इंटेस्टाइन से इम्प्योर ब्लड जाता है, और वो ब्लड को ले जाने वाली शिरा या वेन का नाम होता है हेपाटिक पोर्टल वेन। ठीक, तो ये जो लास्ट में आप बिल्कुल लास्ट वाला वो देखो जिसका मैंने इसमें मार्ग या पाथ दिखाया हुआ है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी इंटेस्टाइन से हेपाटिक पोर्टल वेन जो है वो जाएगी आपके इम्प्योर ब्लड को लिवर के पास, लिवर यहाँ पे चीज़ों को प्रोसेस करेगा, फिर वहाँ से जो ब्लड है वो नेक्स्ट आपकी हेपाटिक वेन, अब यहाँ पे पोर्टल वेन नहीं है, सिर्फ हेपाटिक वेन में जाएगा ब्लड, हेपाटिक वेन से फिर वो जाएगा इंफीरियर वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा जो है वो लेके जाएगी हार्ट के पास, हार्ट के कौन से चेम्बर पे, राइट एट्रियम में, देन जाएगा ये राइट वेंट्रिकल में, और फाइनली राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी इसको लेके जाएगी लंग्स के पास। सो ये था हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। अब आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंटेस्टाइन से जब ये लिवर के पास गया तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो न्यूट्रिएंट्स जिसकी मैंने बात करी ये एब्जॉर्ब करेगा। तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, डाइजेशन में पढ़कर आए हो, इंटेस्टाइन में क्या होता है, सारा का सारा खाना पचता है, उसका एब्सॉर्प्शन होता है, यानी कि जो इंटेस्टाइन से ब्लड आया, माना कि उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा थी, वो इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन उसके अंदर तुम्हारे सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी तुमने खाना खाया वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसी ब्लड में मौजूद थे। ठीक, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब आता है मेरा लास्ट टॉपिक आज का, दैट इज लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका। देखो जब चैप्टर शुरू हुआ था पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हमारे पास दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक ब्लड वाला और एक होता है लिम्फ यानी लसिका वाला, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अब ये लिम्फ एक्चुअली है क्या, देखो जब तुम्हारी आर्टरीज यानी अयोटा थी, ठीक है, अयोटा मेन आर्टरी थी जिससे आपकी बॉडी ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, राइट। अब उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ क्या आ रही थी, कुछ काम की चीज़ें आ रही थी, जैसे उसमें ग्लूकोज हो सकता है, उसमें अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, उसमें कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं। ठीक, तो जब वो ब्लड तुम्हारे बॉडी के सेल्स के पास या टिश्यूज़ के पास पहुंचा, तब उन बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ ने कहा कि भाई मुझे ग्लूकोज देते जाओ, काम है मुझे, अमाइनो एसिड देते जाओ। तो वो चीज़ें आपके टिश्यूज़ के पास चली गई, लेकिन वो अकेले नहीं गई, वो किसके साथ गई, प्लाज्मा के साथ, क्योंकि ब्लड का 55% हिस्सा आपका प्लाज्मा होता है, विच यू हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास। तो अब क्या हो रहा है कि तुम्हारे टिश्यूज के बीच में क्या मौजूद है, प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा के साथ है काम की चीजें, आपके आयंस हो सकते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयंस, ग्लूकोज हो सकता है, ये सब चीजें। एंड उसके बाद क्या होता है कि इन्हीं आपके बॉडी के टिश्यूज और सेल्स के पास का ब्लड जो है वापस से जाता है हार्ट के पास, और हार्ट से लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। तो अब क्या प्रॉब्लम हुई कि मान लो अगर आपका 10 यूनिट प्लाज्मा, ठीक है, यहाँ पर आया कुछ सामान लेके, तो उसमें से ना कुछ ऐसा होता है कि वहीं रह जाता है, 10 में से मान लो 7 या 8 यूनिट्स जो है वो वापस चला गया ऑक्सीजनेशन के लिए, और थोड़ा सा प्लाज्मा यानी कि लिक्विड जो है वो टिश्यू के बीच में फंस गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, बीच में फंसे रहना। ठीक, लेकिन यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर तुम्हारा प्लाज्मा टिश्यूज के बीच में, सेल्स के बीच में फंस के रहेगा तो क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी जगह जगह पे, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब क्या होता है कि ये टिश्यू या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये एंट्री मारता है वेसल के अंदर, जिसको कहते हैं हम लिम्फेटिक वेसल। ठीक, और जब ये लिम्फेटिक वेसल के अंदर चला गया तब इस फ्लूइड का नाम बदलकर हो गया लिम्फ। यही है आपका लिम्फ या लसिका। मतलब सिंपल सी बात है, जो प्लाज्मा आपके टिश्यूज के बीच में फंस गया उसको हमने टिश्यू फ्लूइड कहा, फिर वो एंट्री कर जाता है आपके लिम्फेटिक वेसल में, और जब वो लिम्फेटिक वेसल में चला गया तब आप इसका नाम बोलते हो लिम्फ या फिर लसिका। ठीक है, फिर फाइनली ये लिम्फेटिक वेसल जो है ये ओपन कर जाती है किसके अंदर, वेन के अंदर। और वेन्स तो आपको पता ही है कि वेन्स क्या कर रही है, वो वापस से जा रही है किसके अंदर, हार्ट के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिम्फ जो है कहाँ से निकला, ब्लड से ही बना था और वापस से ब्लड के अंदर ही चला गया, क्योंकि वेन्स के अंदर क्या बह रहा है, आपका ब्लड बह रहा है। तो हेंस इसको हम मिडिल मैन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ठीक, बिचौलिया होता है ना, तो ये बिचौलिए का काम कर रहा है।
अब फ़र्क क्या होता है इसमें और ब्लड में कि इसके अंदर कोई भी आपको रेड ब्लड सेल्स नहीं मिलते, प्रोटीन्स की मात्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ये इम्यूनिटी में मदद करता है क्योंकि इसके पास डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं और डब्ल्यूबीसीज़ में भी अगर सबसे ज़्यादा कौन सा डब्ल्यूबीसी होता है तो दैट इज़ योर लिम्फोसाइट्स इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और लिम्फोसाइट्स का काम आपको पता है अच्छे से क्या था, एंटीबॉडीज़ बनाना था, जो भी पैथोजेंस हैं उनको मारने का था। अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, पिछली क्लास जिसने ली होगी अच्छे से उसे पता होगा कि लिम्फोसाइट जो है वो ग्रैनुलोसाइट के अंदर आता है या ए ग्रैनुलोसाइट के अंदर आता है। सो बेसिकली दिस वाज अबाउट योर लिम्फ। सो लिम्फ के ऊपर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज लिम्फ, हाउ इज इट फॉर्म्ड, फिर इसके अलावा कि लिम्फ की कोई 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, या फिर आपके एमसीक्यू में बन जाएगा कि लिम्फ में क्या क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्रोटीन। तो आपको उसमें बताना है कि प्रोटीन तो होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, लेकिन आरबीसीज जो है वो इसके अंदर नहीं पाई जाते। सो दिस वाज वो छोटा सा टॉपिक दैट इज लिम्फ। आई होप इट इज क्लियर। एंड विद दिस पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज क्योंकि अगर आप डबल सर्कुलेशन पढ़ रहे हो और डबल सर्कुलेशन के साथ ही जुड़ा हुआ है कार्डियक साइकिल, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज वाई मैंने ये चैप्टर इतना डिटेल में कराया है। नाउ कमिंग टू सम आंसर राइटिंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, यानी कि दोहरा परिसंचरण क्या है। एक्सप्लेन विद इट्स 2 कंपोनेंट्स, इसके 2 घटक या कंपोनेंट्स क्या है। अब देखो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जहाँ पे आपका ब्लड जो है 2 बारी हार्ट से पास करता है ताकि वो पूरी बॉडी के अंदर एक सर्किट कंप्लीट कर सके। देन इसके 2 कंपोनेंट्स क्या है, पल्मनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मनरी सर्कुलेशन इन्वॉल्व करता है लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो फ्लो है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है उसमें आता है हमारा बॉडी टिश्यू और आपकी क्या कहते हैं हार्ट, इसके बीच में जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड फ्लो करता है, दैट इज। तब आप इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है, इस तरीके से लिख सकते हो और साथ में ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला ड्रॉ कर लेना, नहीं भी होता तो कोई बात नहीं यार, मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ स्कूल में, तो वहाँ पे भी इवन इफ़ यू ड्रॉ वो हार्ट बॉक्स वाला डायग्राम बहुत अच्छे से लेबलिंग के साथ, तो इट इज़ कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। बट अगर रफली थोड़ा हार्ट वाला बना लो तो और ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी टीचर्स, सो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद आता है व्हाट डज द पी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट इन एन स्टैंडर्ड ईसीजी। स्टैंडर्ड ईसीजी का मतलब वही 3 लीड वाली जिसमें 2 आपके रिस्ट में लगाई जाती है और एक एंगल में। तो उसमें पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है, तो आपको पता है कि पी वेव जो होती है वो दर्शाती है आपकी एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी एट्रिया के पास सिग्नल आया और फिर आपके एट्रियम आलन जो है वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए। जबकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो दिखाता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल्स के पास क्या आया, आपका सिग्नल आया और आपके वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए। और इस तरीके से आप डायग्राम बनाओगे और यहाँ पे लेबलिंग भी करोगे, पी के नीचे लिखोगे कि एट्रियल सिस्टोल और क्यूआरएस के नीचे लिखोगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये क्वेश्चन मार्क्स में था एंड वेरी हाई चांसेस कि आपको ऐसे टोटल, अब ये टोटल की क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, लेकिन इसको डिवाइड किया गया है आपके 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में। और डायग्राम जो है दोनों में ही मैंडेटरी है, क्योंकि बिना डायग्राम के तो आपको आधे ही नंबर मिलेंगे, 3 नंबर वाले में 1.5 नंबर मिलेगा और नीचे जो है उसमें 1 मार्क मिलेगा। सो डायग्राम इज अ मस्ट फॉर बोथ। देन दिस इज योर हिंदी वाला पार्ट, आप पॉज करके इसको देख लेना, सेम वही चीज़ है, सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज लिम्फ, हाउ इज इट फॉर्म्ड। लिम्फ क्या है, लसिका क्या होती है और ये कैसे इसका निर्माण होता है, 2 मार्क्स में। देन नेक्स्ट, मेंशन द 2 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन लिम्फ और ब्लड। लिम्फ और ब्लड के बीच में 2 मेजर क्या डिफरेंस हैं। और थर्ड, स्टेट 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लिम्फ। लिम्फ के आपको 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताने हैं। तो देखो जस्ट नाउ अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि लिम्फ कैसे बनता है और लिम्फ क्या है, और इधर आपको अच्छे से 4-5 लाइन्स में एक्सप्लेन भी करा हुआ है। सो यू कैन राइट इट, आई होप दिस कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन 2 मेजर डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। हाँ जी, तो देखो आपका ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन होता है, जबकि लिम्फ जो है वो कलरलेस है, यहाँ पे कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता। नेक्स्ट, ब्लड के अंदर आपको प्रोटीन्स जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, लिम्फ के अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो कम होते हैं। ब्लड के अंदर आपको न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन लिम्फ के अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। देन उसके बाद सेल्स की बात करें तो ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब होते हैं, जबकि लिम्फ के पास सिर्फ डब्ल्यूबीसीज होती है और मेनली मैंने आपको बताया था कि लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ लिम्फ की बात करें तो देखो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है,
दूसरी बात फैट एब्जॉर्प्शन का। अब डाइजेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि फैट के एब्जॉर्प्शन में लिम्फ का क्या रोल था, तो वो चीज़ लिखनी है आपको। इसके अलावा आप इसमें ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते थे इम्यूनिटी का, क्योंकि इसके पास WBCs होती है तो ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सो अगेन दिस क्वेश्चन वाज फॉर 5 मार्क्स बट डिवाइडेड इन पार्ट्स। देन फ्यू क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। सबसे पहले डिफाइन हाइपरटेंशन एंड स्टेट्स इट इफेक्ट ऑन द बॉडी। हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप क्या होता है और उसका बॉडी पे क्या असर होता है, ये बताना है। नाउ हाइपरटेंशन पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, आप अच्छे से बता सकते हो। सेकेंड पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। यस, तीनों का डिफरेंस मैंने बताया। हार्ट फेलियर यानी मतलब हार्ट आपका ब्लड पंप नहीं कर रहा। हार्ट अटैक का मतलब जब आपके हार्ट की मसल के पास ब्लड नहीं पहुंच रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। कार्डियक अरेस्ट का मतलब सडनली अगर आपका हार्ट बीट करना बंद कर देता है तो दैट इज योर कार्डियक अरेस्ट। एंड व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? जब कार्डियक मसल्स के पास, हार्ट की मसल्स के पास ब्लड नहीं पहुंचता तब आपको पेन फील होता है चेस्ट में, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। द नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इधर स्पेलिंग गलत हो गई क्या? नहीं, सही है, ठीक है। तो आपने क्या है, पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर बताना है, मतलब दोनों चेम्बर्स ऊपर के, दोनों चेम्बर्स नीचे के, फिर क्या क्या वैल्व्स प्रेजेंट होती है, सेप्टा क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बतानी है। एंड देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ वैल्व्स। फिर हर एक वैल्व का, ट्राइकप्सिड, बाइकप्सिड, सेमील्यूनर वैल्व के अंदर पल्मनरी वैल्व और आयोटिक वैल्व, चारों वैल्व्स जो हैं इनका आपको फंक्शन बताना है कि कैसे ये यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो में मदद करते हैं, यानी कि ब्लड आपका बैक फ्लो नहीं मारता इन वैल्व्स की वजह से। ये चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन कार्डियक साइकिल। भाई कार्डियक चक्र क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस, यानी तीनों चीजें बताओगे आप, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। एंड लास्ट में व्हाट कॉजेज लव एंड डब साउंड। लव और डब साउंड कब प्रोड्यूस होते हैं? सो यस, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। आई यूज़ द सेम मेथड, सेम लेमन लैंग्वेज जो मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस, कोचिंग में, नीट के लिए बच्चों के लिए या स्कूल में बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ, सो दैट अगर कोई बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री साइड का भी है, मतलब आप में से कोई फ्रेंड्स मेरे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री साइड से हैं जिनके पास बायोलॉजी 11th-12th में या ग्रेजुएशन में ना रही हो, तो भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एज आई से कि अगर आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरे लिए बस इतना करना कि लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना उनके साथ जिनको ये हेल्प कर सकती है। इट वुड मीन अ लॉट टू मी। और जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, जब व्यूज़ अच्छे आते हैं, जब मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में आप बोलते हो कि हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आई गेट मोटिवेटेड। तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही कंटेंट बना रही हूँ एंड दिस इज़ व्हाट माय ऑडियंस वांट्स। लेकिन जब व्यूज़ ड्रॉप होते हैं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ कमेंट्स और सब चीज़ें अगर डिक्रीज होती है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू वांट। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो लेट मी नो। अगर आप सेटिस्फाइड हो सीरीज़ के साथ, देन ओनली आई विल कंटिन्यू इट। एंड येस, प्लीज़ एज अ टोकन ऑफ थैंक्स काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है पूरी स्लाइड प्रिपेयर करने में एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस ढूंढ कर लाने में। ये क्वेश्चंस आपको कहीं रेडीमेड नहीं मिलेंगे, ठीक। इसके बाद उस भाषा में लिखना, इतनी ईजी लैंग्वेज में पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखना, सो दैट आप रीड करो तो आपके ऊपर एफर्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर मैं पैराग्राफ्स में सारी चीज़ें लिख कर ले आऊँगी, एक पैराग्राफ में चीज़ लिखी हुई और एक पॉइंट वाइज लिखी हुई चीज़ों में फ़र्क होता है। सो काइंडली appreciate the efforts only by liking, commenting and sharing. It would mean a lot to me. And yes, I'll see you in the next video very soon with a very new topic. Till then, take care. Bye bye.